हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो आज फिर हम एनसीईआरटी 6th क्लास की हिस्ट्री का 7th चैप्टर लेकर आए हुए हैं। और इससे पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत डिटेल्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और 2 चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे जो भी बन रहे थे उस चैप्टर से। ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए और इसके बाद में इसको भी देखिए। डेली 8 बजे हम अपलोड करते हैं, तो डेली आकर के देख लीजिएगा और नोट्स भी बना कर रखिएगा, क्योंकि नोट्स रिवीजन के लिए अच्छे रहते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करोगे आई होप। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की मूल पुस्तक से ही मैं पीडीएफ बना करके पढ़ाता हूँ। तो देखिए और ख़ुद से भी पुस्तक पढ़िए और एक बार इसको भी देखिए, तो आराम से हो जाएगा आपका सीटेट। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 7वां चैप्टर हमारा क्या है? राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य तक। पहले राज्य बने छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे बड़े साम्राज्य कैसे बने उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रोशन के रुपये, इसके बारे में तुम खुद पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। ठीक है, रोशन के रुपये वगैरह हैं तो उसकी रुपये वाली जो सामग्री है वो बच्चे की तस्वीर के साथ लगा दें, ऐसा बोल रहे हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। तो आप देखते होंगे ये, जैसे आपको ये दिख रहा है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष दिख रहा है, तो हम रुपयों पर ये शेर का चित्र वगैरह देखते हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। तो पत्थरों को काट करके बनाया गया था, अशोक के समय में लगभग बनाया गया था। ठीक है, और इसको अशोक स्तंभ वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, तो वही आगे देखेंगे क्या बोलते हैं। तो ये पत्थरों को काट करके बनाया गया है। ठीक है, और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। बताया ना, स्तंभ पर स्थापित किया गया है सारनाथ पर। कहाँ पर? तो यदि बोले कि जो पैसों पर हमको शेर मिलता है तो वो किसको काट कर बनाया गया? पत्थरों काट कर बनाया गया। कहाँ प्राप्त होता है? तो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है हमने सारनाथ के बारे में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इस के जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। तो बोल रहे हैं कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन है? महान राजाओं में से, इतिहास में जितने भी राजा हुए उनमें से महान अशोक, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर, ठीक है, कई स्तंभों पर और कई पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, लिखाए गए हैं। ठीक है, लिखवाए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, तो यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि पहले हम ये जानें कि जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों में क्या लिखा गया है जो अशोक ने लिखवाया है स्तंभों पर। तो उसके जानने से पहले हम यह कोशिश करें कि राज्य से साम्राज्य क्यों कहा जाता है, राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यदि बोलें कि चंद्रगुप्त मौर्य तो ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 2300 साल पहले की थी। ठीक है, और जो अशोक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे। ठीक है, उन्होंने उनके जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे लगभग 2300 साल पहले। और चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, तो चाणक्य जो हैं, चाणक्य या फिर कौटिल्य बोलें या विष्णुगुप्त बोलें, इन्हीं के नाम है। तो ये इनका साथ दिए थे किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, राजनीति की है, और उस पर इनके बहुत सारे विचार मिलते हैं हमको। बहुत से नगर थे। ठीक है, इनके साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। तो आप देख लीजिएगा मानचित्र में, ये देखिए, ये काले काले बिंदुओं से पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी बस 3 ही हैं। 3 ही दिए गए हैं। तो आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे।
ठीक है। और इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ये नगर प्रमुख थे और ये राजधानी थी, ठीक है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो जो तक्षशिला था वो किसका मार्ग था, किसके आने जाने का था? तो ये था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था, ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन किधर पड़ता था? बोले तो भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जैसे कि हम उत्तर से दक्षिण भारत आए ना, तो उत्तर से हम दक्षिण भारत को आए तो उत्तर से दक्षिणी की ओर पड़ता था। जैसे कि उत्तर में क्या है? कश्मीर वगैरह है ना, उत्तर प्रदेश वगैरह है, दिल्ली वगैरह वगैरह है ना, और बिहार वगैरह। तो उधर से दक्षिण साउथ को तरफ आए, जैसे कि हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु है ना, और आंध्रा वगैरह हो गया जिस पे हम अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये पड़ता है उज्जैन, इस रास्ते पे पड़ता है, ठीक है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन नगरों में कौन रहते थे? शायद व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं वंश के बारे में। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। तो वंश किसे कहा जाता है? जब एक ही वंश के एक के बाद में जैसे एक की मृत्यु होगी तो फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा ऐसे जब बनते हैं तो उसको एक वंश कहा जाता है। और ऐसे ही 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं इस मौर्य वंश में, और उनका नाम है चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उस बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ये 3 हुए। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, कोने वाला देखिए, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। और उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गाँव बसे हुए थे। तो जो साम्राज्य है ना, मौर्य साम्राज्य, वहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। किनके? किसानों के और पशुपालकों के, ठीक है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत था, तो वो मध्य भारत का इलाका जो था वो किससे भरा हुआ था? ज़्यादातर जंगलों से भरा हुआ था। और किससे? जंगलों से भरा हुआ, ठीक है। और वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे? फल फूल, हमने पहले पढ़ा था ना कि कई साल पहले वो नर्मदा के किनारे पर रहते थे, है ना। वो क्या करते थे? दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, तो वो लोग खाद्य संग्रह करते थे बहुत सारा वगैरह वगैरह के बारे में, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। कहाँ के लोग? ये जो जंगलों से भरा हुआ था यहाँ के लोग थे, जो कहाँ मध्य भारत के, ठीक है। तो साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। ये जो मौर्य साम्राज्य था ना, यहाँ पर रहने वाले लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, ठीक है। और अलग अलग इलाकों में, तो छोटे छोटे इलाके थे, अलग अलग इलाके थे, वहाँ पर तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। हाँ भाई, जब भाषाएं अलग अलग है, जैसे कि अब साउथ में आए हैं तो साउथ में आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ा है, और मलयालम केरला में है, और तेलंगाना में भी तेलुगु है। तो अब यहाँ खाना भी अलग अलग है। उड़ीसा, वहाँ के भी खाना अलग है। तो भाई जब यहाँ की भाषाएं अलग है तो इतनी दूर होने से भाषाएं अलग है, तो उनका खाना भी तो बदल गया होगा लगभग में। तो खाना भी उनका अलग अलग था। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो बिल्कुल अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते होंगे। जैसे अभी राजस्थान में अलग पहनते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग है, हरियाणा में अलग है, भंगड़ा डांस वगैरह क्या क्या करते हैं, और साउथ की अलग है, धोती शर्ट पहनते हैं ये लोग, है ना, वेस्टी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है, तो वो देखते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, तो ये हालांकि जैसे कि गांव
तो ज़िला बड़े होते हैं ना, गाँव से तो ज़िला बड़े होते हैं ना, तो वैसे ही बोल रहे हैं कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। तो देखिए, एक गाँव का मुखिया ही काम कर लेगा, परंतु ज़िले में मुखिया तो नहीं रह पाएगा ना, नहीं काम कर पाएगा ना। वहाँ पर बहुत सारे मुखियाओं को बहुत सारे गाँव हैं, तो इसलिए बहुत सारे मुखियाओं की ज़रूरत होगी, और फिर उसके ऊपर में एसडीएम वगैरह क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो ऐसे बोल रहे हैं कि साम्राज्य के लिए बहुत सारी सेनाओं की ज़रूरत होती है और इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत भी होती है। तो एक गाँव को जितनी ज़रूरत है उतने एक ज़िलों की तो नहीं होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे गाँव हैं। तो सेम इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो अब क्या है कि पहले के समय में कर वसूलते थे, है ना, और अभी के समय में क्या है कि अभी यदि गांव है तो गांव के लिए थोड़ा कम पैसे में वहां पर चल जाएगा काम, है ना, परंतु ज़िले में ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो लोग सरकार से ज़्यादा पैसा फंड लेंगे और फिर वहां पर विकास करेंगे, है ना। तो ऐसे ही है कि जो साम्राज्य था, वहाँ का सम्राट था, तो वो लोगों से ही कर वसूल करके वहाँ का जो संसाधनों की ज़रूरत होती थी उसको लेकर के काम चलाता था, ठीक है। और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के अधिकारियों की ज़रूरत होती। तो कर वसूलने वाले अधिकारियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति करनी पड़ी, क्योंकि कर वसूलते अलग अलग जगह पर जाना है, छोटी छोटी जगह से पैसे इकट्ठा करना है, तो अधिकारियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा। वो साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था देख लेते हैं। साम्राज्य, जो बड़े बड़े साम्राज्य बने जहाँ पर ये लोग सेना की नियुक्ति किए और कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति किए, तो वो साम्राज्य का प्रशासन कैसा था वो देखते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, बिल्कुल मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो भाई बड़ा था क्योंकि अलग अलग इलाके थे, अलग अलग भाषाएँ थे, अलग अलग खान पीन था, अलग अलग पोशाक थी, मैंने पहले पढ़ा ना, तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग ढंग से शासन भी किया जाता था अलग अलग जगहों पर। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास के जो इलाके थे ना, वहाँ पर सम्राट का सीधा क्या था, नियंत्रण था। और इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो बिल्कुल करेगा, तो राजा ही नियुक्ति करेगा ना इनकी, क्योंकि राजा का सीधा नियंत्रण है। तो उन अधिकारियों की, कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करता था और किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सज़ा भी देते थे। जिन अधिकारियों को जो नियुक्त करते थे ना राजा कर वसूलने के लिए, तो जो राजा के आदेशों को, जो राजा आदेश दिया, यदि उनका उल्लंघन करते थे ना कोई भी कर देने वाले, है ना, तो उनको अधिकारी सज़ा भी देते थे, ठीक है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो अधिकारी थे ना, जिनको ये लोग नियुक्त किए राजा कर वसूलने के, उनको वेतन भी दिया था कई अधिकारियों को। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश देने वाले, एक जगह से दूसरी जगह संदेश देने वाले, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। और राजा के जो जासूस थे ना भाई, अधिकारी कोई फ्रॉड ना कर देना कर वसूलते समय, वो कर को अपने मतलब अभी जैसे हो रहा है ना फ्रॉड, कितना फ्रॉड हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, करप्ट हो रहा है ना, कि आता है जनता के लिए मान लो 1 करोड़ और जनता के पास पहुंचता है कितना 10-20 लाख। तो ये करप्ट है ना, तो इसीलिए वो जासूस राजा रखता था अधिकारियों के पास में कि उनका नियंत्रण में रहेगा, वो कुछ फ्रॉड ना कर पाए, है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, राजा उनके नज़र रखने के, उनके कार्यकलाप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना कर वसूल रहे हैं, किससे ले रहे हैं, क्या नहीं, तो वो सब के लिए वो नज़र रखते थे जासूस। इनके सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो और इनके सबके ऊपर कौन था, सम्राट था, ठीक है। जो राज परिवार, बड़े बड़े परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से, राज परिवार जो बड़े बड़े परिवार थे, बड़े बड़े घराने थे, ठीक है, उस समय बड़े बड़े घराने होते थे, जमींदार होते थे बड़े बड़े, ठीक है, उनके और वरिष्ठ मंत्री जो होते थे उनकी सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था कौन, सम्राट, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य था ना जो, उसके भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे या फिर प्रांत भी थे, ठीक है। और इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियाँ थी ना, उनसे शासन किया जाता था, ठीक है।
और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या फिर गवर्नर बोलें तो बनाकर भेजा जाता था। तो जो दूर थे ना, जैसे पाटलिपुत्र इत्यादि में, वहाँ पर राजकुमारों को ही गवर्नर मतलब राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, ऐसा लगता है, ठीक है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे, और इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो विस्तृत जो प्रादेशिक केंद्र थे ना, तो उनके बीच विस्तृत क्षेत्र थे, ठीक है। और उनके इलाकों में मौर्य शासक जो था वो क्या करता था, मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखता था, ठीक है, रखने की कोशिश करता था, ठीक है, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो भाई ये आवागमन के लिए इन पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो फिर ये आने जाने के लिए इनको कष्ट होगा, इसलिए, ठीक है, और महत्वपूर्ण थे आवागमन के लिए। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, ठीक है। तो ये रास्ते में जो पड़ते थे ना, वहाँ से ये लोग कर वसूलते थे, इकट्ठा करते थे। और अर्थशास्त्र में बताया भी है कि उत्तर पश्चिम जो है वहाँ कंबल के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से कंबल वगैरह वसूला जाता था, और दक्षिण भारत में सोने के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो है दक्षिण कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो नजराना क्या है वो हम देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है। तो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो मतलब नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे जो कर, ठीक है, उसे नजराना, वही नजराना है। और अनियमित रूप से जब भी संभव हो और इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो भैया वो नजराना मतलब नियमित ढंग से लेना है, और कभी कभी संभव है तो अनियमित ढंग से भी, परंतु ये स्वेच्छा से, वो है नजराना। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक है। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ पे रहने वाले लोग स्वतंत्र थे, उनको कुछ नहीं देना पड़ता था, ऐसा बोल रहे हैं। और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर नहीं देना पड़ता था भाई, सॉरी, ठीक है। तो अंत में कौन आते हैं, जंगल वाले इलाके आते हैं और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। भाई स्वतंत्र थे, परंतु फिर भी उनसे बोला जाता था कि भाई तुम हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे दो और कुछ तुमसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोई जंगल में है तो और क्या दे सकते, यही दे सकते हैं ना। फिर भी स्वतंत्र कैसे थे भाई, ये सब चीज़ें उनको ला करके देना है वहाँ पर, है ना। फिर भी उनकी खुद की संपदा नहीं, जंगल की संपदा को उठा करके दे देंगे, तो लगभग वो स्वतंत्र थे, ठीक है। आगे राजधानी में सम्राट। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो देखिए मेगस्थनीज जो था वो कौन था, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो किसका राजदूत था, तो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी मतलब उसमें आया था, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो उसने जो भी कुछ देखा ना मेगस्थनीज ने, क्योंकि मौर्य जो साम्राज्य है उसके समय में आया, तो उसने जो भी देखा तो उसका विवरण दिया उसने, ठीक है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका अंश दे रहे हैं कि उसने क्या देखा, क्या वर्णन किया, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय में। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। वो बोल रहे हैं कि जब भी राजा आता था ना जनता के बीच में, तो शोभा यात्रा मनाई जाती थी, मतलब खुशहालियाँ मनाई जाती थी उसके आने के अवसर पर, ठीक है। उन्हें एक सोने की
पालकी में ले जाया जाता था। तो राजा को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। उनके अंगरक्षक मतलब उनकी सुरक्षा करने वाले सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। सोने और चांदी से जो हाथी सजे होते हैं उन पर वो भी सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं और कुछ जो अंगरक्षक थे वो पेड़ों को लेकर चलते हैं ताकि भैया कोई इधर उधर से आक्रमण ना कर पाए और आसानी से उसको बचा सके। अभी भी वही हाल है, अभी भी अब बॉडीगार्ड आ गए हैं, है ना। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बात सुन सके, इधर उधर मतलब बता भी सके। अभी भी देखते हो ना, तोता बोलता भी है ना। कई लोग तोता को कुछ चीज़ें सिखा देते हैं तो वो बोलता है, तो ऐसे प्रशिक्षित होते थे तोता, ठीक है। जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, वो चक्कर लगाता रहता है तोता। और राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं, तो हथियार लिए हुए महिलाओं से घिरे होते हैं और वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि वहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, और इसलिए वो हमेशा डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या ना कर दे, इसलिए, ठीक है। उनके खाना खाने के पहले खासकर उस खाने को चखते हैं, नौकर लोग चखते हैं, और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो देख लीजिए कितना डर था उस समय भी और अभी भी है कि जो राजा था ना वो खाना पहले नहीं खाता था, उसका नौकर खाता था, क्योंकि कोई जहर तो नहीं मिला दिया है, ठीक है। यदि नौकर मर गया तो कोई बात नहीं, मैं तो बच जाऊंगा। और फिर एक ही रात पर 2-3 दिन नहीं सोता था, अलग अलग बदल करके कमरों में सोता था एक रात ना, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे हैं, इतना डर था पहले और अभी भी है, अभी भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहता है, तो वही है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, तो पाटलिपुत्र अभी आधुनिक पटना है, ठीक है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र मतलब पटना एक विशाल और खूबसूरत नगर है, जहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर जो हुआ दिल्ली में, उसको फॉलो करके ये लोग पटना में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो टीयर गैस जो छोड़ी गई थी ना, आंसू गैस वगैरह जो छोड़ा गया था दिल्ली में, वो ढूंढ रहे थे कि वो नहीं है क्या भैया, वो भी थोड़ा सा ला दो। तो ये लोग देखो, ये लोग डांस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं ऊपर से और डांस कर रहे हैं। क्या है मतलब, ये लोग अलग ही लेवल के बंदे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है और जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। तो इसके कितने बुर्ज हैं? 570, और कितने द्वार हैं? तो 64 द्वार हैं, ठीक है। और विशाल प्राचीर से घिरा है, दीवार से, शायद दीवार, प्राचीर मतलब दीवार ही होगा शायद, दीवार से घिरा है। और 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं इसमें, और 2 और 3 मंजिल वाले घर भी हैं इसमें, 2-3 मंजिल वाले, और लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं ये, ठीक है। और राजा का महल भी काठ से बना है, लकड़ी से, और जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, पत्थर की नक्काशी से, डिजाइन से, और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, उद्यानों से और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे है उसको देखते हैं। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक जो हैं मौर्य वंश के एक सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो वो अभिलेख लिखते थे, ठीक है, और अभिलेख द्वारा अपने संदेशों को, अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश किया। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो पूछ लेंगे कि ज़्यादातर अशोक के जो क्या है अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। और एक और था जो कंधार, अफ़गानिस्तान से जो अशोक मिला था ना, उसकी भाषा, उसकी लिपि क्या है, तो यूनानी और अरामाइक ऐसे करके कुछ है, तो उसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी समय उसको ना वैराग्य हो जाता है एक तरह से और बौद्ध से मिलने जाता है, ठीक है। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा, तटवर्ती मतलब किनारे का ऐसे करके, ठीक है। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसका नाम है? वो प्राचीन उड़ीसा का। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, नहीं करेंगे। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था उन्होंने, ठीक है, और उस युद्ध में इतनी हिंसा, इतना खून खराबा हुआ था कि उनको गुस्सा आ गया, वितृष्णा हो गई, वैराग्य हो गया कि अब हम भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अशोक का एक अभिलेख है, ठीक है। देखते हैं उन्होंने जो अभिलेख में लिखा वर्णन है उसके बारे में, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, उन्होंने क्या कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, श्रम करने वाले। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रिय दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इसलिए उनको वैराग्य हुआ था। और आगे देखिए, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं धम्म पालन करूंगा, गौतम बुद्ध का, और दूसरों को शिक्षा दूंगा। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। वो मानते हैं कि धम्म से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। और मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसलिए उन्होंने यह अभिलेख लिखा कि भविष्य में मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन आया, तो हमने देख लिया, खून खराबा इत्यादि। धम्म संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। आगे देखिए, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, और यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। तो कहाँ से मिली है ये? मौर्यकालीन जो स्तंभ का हिस्सा है ये मिली है बिहार के रामपुरवा से, ठीक है। और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है मौर्यकालीन की। तो पूछ लेगा कि मौर्यकालीन स्तंभ पर एक मूर्ति मिली है, किसकी? बैल की है ये, देखो। तो कहाँ से मिली है? तो बिहार के रामपुरवा से मिली, ठीक है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था, मतलब धर्म क्या था? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो अशोक के धम्म में कोई देवी देवता की पूजा या फिर कर्म कांड इत्यादि की आवश्यकता नहीं थी। वो बोल रहे हैं कि जैसे अपने बच्चे को अपना पिता व्यवहार की शिक्षा देते हैं और उनका कर्तव्य, इसी प्रकार उनका भी कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को भी निर्देश दे, और बुद्ध के उपदेशों से वो अभिप्रेरित भी थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थीं जिनके लिए ऐसी ही उनको संवेदना थी, ठीक है। और उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और उनके राज्य में ये नहीं था कि एक ही धर्म को मानने, अलग अलग राज्यों को धर्म को मानने वाले लोग थे। और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी, और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों को काटा जाता था, बलि चढ़ाया जाता था, और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। जो दास होते थे, नौकर होते थे, उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार, क्रूर व्यवहार, गुस्से वाला व्यवहार करते थे, ठीक है। और इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे, और परिवार के बीच और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, और इसका मतलब इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है, ऐसा समझे वो अशोक। और इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इसलिए उन्होंने किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्य मतलब मंत्री, वही जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते हैं। वो जगह जगह जाकर
शिक्षा देते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। तो इसके अतिरिक्त जो अशोक था वो अपने संदेश को कई स्थानों पर शिलाओं पर, शिला मतलब पत्थरों पर, स्तंभों पर खुदवा दिए थे, ठीक है, मतलब लिखवा दिए थे वही, क्योंकि शिला को तोड़ तोड़ के ही लिखेंगे ना। और संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो राजा ने कहा कि उनको पढ़ करके सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे, अपने दूत भेजे प्रसार करने के लिए, ठीक है। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए सीरिया और मिस्र और ग्रीस भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा। तो अपने धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा। किसको? अपने पुत्र को, पुत्री को। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसने? अशोक ने। क्या क्या बनवाए? सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा के लिए भी व्यवस्था की, ठीक है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, खुद की प्रजा के लिए उस अशोक का क्या संदेश था कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। और उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जब बीमार पड़ते हैं तब करते हैं, जब बच्चों का विवाह करते हैं तब करते हैं, जन्मदिन होता है तब करते हैं, यात्रा के समय करते हैं, और तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है ऐसे यदि करते हैं तो। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। और ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। सही बात है भैया, तुम पूजा पाठ कुछ भी कर लो, क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा होने वाला है? यदि तुम अपने नौकरों के साथ में, दासों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो फ़ायदा हो रहा है। बड़ों का आदर करना, दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, उनसे प्रणाम करना, नमस्ते करना, उनको झुकना, सभी जीवों पर दया करना, किसी जीव को मारना नहीं है, सब पर दया करना है। और ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना, तो जो ब्राह्मण हैं, जो श्रमिक के विचारों को दान देना है, ठीक है। और अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, ये नहीं करना भाई। दूसरे के धम्म का भी सम्मान करना, अपने धम्म का भी सम्मान करना, मतलब धर्म का। दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब अपने धम्म की प्रशंसा करना, दूसरों के धम्म की निंदा करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। अपने धर्म की प्रशंसा करो, दूसरे की निंदा करो, ऐसा नहीं है। दूसरे की निंदा नहीं करना है, अपने ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना है, ठीक है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। और यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो क्या बोल रहे हैं अशोक कि किसी की अपने धर्म की बुराई करना, मतलब दूसरे धर्म की बुराई करना और अपने धर्म की प्रशंसा करना, ये अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो दूसरे का धर्म को प्रशंसा ही करना है, उसका क्या बोलते हैं, बुराई नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, आदर करना है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो देख लीजिए, आरंभिक ब्राह्मी ऐसा था, फिर देवनागरी ऐसा हो गया, आरंभी लिपि में आ ऐसा था, फिर देवनागरी में आ ऐसा हो गया हिंदी में, फिर बांग्ला में ऐसा है, और मलयालम में ऐसा लिखा जाता है, और तमिल में ऐसा नहीं। ये सब आ है, मगर सब डिफरेंट आ है भैया, ठीक है। आगे देखिए, तो ये मानचित्र है, देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। चीन, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया, इन देशों ने, ठीक है। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे ये, ठीक है। बस यही सब है। अब आगे ये देख लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आगे की बात देखते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। जो मौर्य साम्राज्य उसका कब पतन हुआ? तो लगभग 2200 साल पहले इसका पतन हो गया। साथ ही इसके स्थान पर अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम, उत्तर में तथा
उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। तो पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर और भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक, कितने साल तक? 100 साल तक हिंद यवन और राजाओं का शासन रहा था। पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। तो इनके बाद में कौन आया? तो पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ठीक है, ये 9 अध्याय 9 में पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2200 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। तो शकों के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? कुषाणों का, लगभग 2000 वर्ष पहले। ठीक है, अध्याय 8 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। ठीक है, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। ठीक है, और शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये जो शुंग और कण्व है, इनका शासन कब तक चला? 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना जब तक हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था और यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। ठीक है, पश्चिमी भारत पर, और यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। किनके? शकों के। हाँ, और लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। जो कब इसका स्थापित हुआ सातवाहन राज्य का? तो सातवाहन राज्य 2100 साल पहले स्थापित हुआ और 400 सालों तक टिका रहा, और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। तो 1700 साल पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? तो वाकाटक वंश का। दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। चोलों, चेरों और पांड्यों ने कितने से कितने साल तक कहाँ पर शासन किया? तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों ने, चेरों ने तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो कब हुई इनकी? पल्लवों और चालुक्यों की? तो 1500 साल पहले। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों और पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा और भी कई राज्य तथा राजा थे। इनके बारे में उनके सिक्कों और पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। तो और भी राजा हुए जिनके बारे में किससे पता चलता है? तो सिक्कों से। सिक्कों पर राजा अपनी फ़ोटो चिपकवा देते थे। ठीक है, छपवा लेते थे। पांडुलिपियाँ लिखते थे तो अपने बारे में, पुस्तकें अपने बारे में। तो इसके साथ साथ अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था, और इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। और व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर ज़मीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ और किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ठीक है, तो क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। ठीक है, और ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी, और इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन जो टिक लगाए इनको थोड़ा ध्यान दे लीजिए और याद रखिए, पेपर में आ सकता है। फिर आगे देखिए, गांव, शहर और व्यापार। हमारा 8वां चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार। की दुकान पर
तो इसको तुम खुद पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं लोहे के औजार और खेती। तो अब देखेंगे हम लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ इत्यादि, खेती वगैरह के बारे में। तो लोहे के औजार और खेती के बारे में देखते हैं। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, बिल्कुल है। आज बहुत लोहा प्रयोग हो रहा है, हर एक जगह लोहा प्रयोग हो रहा है, आज आम बात हो गई। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं, बिल्कुल बन गई हैं। और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो देख लीजिए 3000 साल पहले शुरू हुआ लोहे का प्रयोग, उससे पहले लोहा नहीं था। ठीक है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो क्योंकि महापाषाण कब्रें जो हैं वो भी इतनी ही पुरानी हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी लोहे और लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है। और इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसका बढ़ता उपयोग कब पता चला? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो इनमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो इसमें जंगलों को साफ़ करने के लिए किन औजारों का प्रयोग किया गया? कुल्हाड़ियों का। जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। और अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया, हमने देखा था। तो लकड़ी से फिर हम लोहे के वो आ गए थे ना फाल, तो उससे जो मिट्टी है वो अंदर तक वो गहरी हो जाती है भूमि, तो उसमें उपज ज़्यादा होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है। आगे देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। ठीक है। अन्य कदम क्या है? सिंचाई है। भाई बिना सिंचाई के क्या कृषि अच्छी होगी, उपज हो पाएगी? नहीं होगी ना। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। तो समृद्ध यदि गांव नहीं होंगे तो राजा नहीं रह पाएंगे, उनका राज्य भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। तो जैसे कि औजार उसके किसी के लिए कृषि के विकास में औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण थी ना, उसी तरह सिंचाई भी महत्वपूर्ण थी, उपयोगी थी। ठीक है। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो क्या क्या बनाए गए उसके लिए, सिंचाई के लिए? तो नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जल भरने के लिए, उधर भरा रहे वहाँ से सींच सके। तो इधर थोड़ा कोने में देख लीजिए, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया है ना? हाँ है। हसिया कौन सा, ये देख लो तुम, ये है हसिया। ठीक है। कुल्हाड़ी और सणसी, ये है सणसी। आगे चलिए, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। बनाते रहो भैया तुम। आगे चलो, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं और खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, बिल्कुल। किसानों को लाभ मिला, बिल्कुल, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक है। तो राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है। तो वे किसानों से कर लेते हैं और ये सिंचाई से ही संभव था और राजस्व भी बढ़ा और कृषि उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें किससे बढ़ी? कृषि से बढ़ी, कृषि सिंचाई से बढ़ी। और जुताई के लिए जो फाल का उपयोग किया गया, तरह तरह की चीज़ों का, औजारों का प्रयोग किया, उससे बढ़ा। ठीक है। गाँव में कौन रहते थे? तो गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन रहते थे? लोग रहते थे, परंतु किस तरह के? 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ईसियार और अदमई कहलाते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इस उपमहाद्वीप मतलब भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। और वो कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला, बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, जिसके पास बड़ी ज़मीनें होती थी, उनको क्या कहा जाता था? वेल्लला। और साधारण हलवाहों को, जो साधारण हलवाई थे जिनके पास ज़्यादा भूमि नहीं, फिर भी थोड़ा मोड़ा खेती करते थे, उनको उड़वार। और भूमिहीन, जिसके पास भूमि ही नहीं है, मजदूर है बिल्कुल, उसको क्या? दास, कड़ईसियार। और
अदमई कहलाते थे। 3 तरह के लोग थे, बहुत बड़े भूस्वामी, बहुत ज़मीन है, ज़मींदार हैं, उनको वेल्लला, जिसमें थोड़ा मोड़ा भूमि है, कृषि करते हैं, थोड़ा मोड़ा काम चलाते हैं। उर्वार, बिल्कुल भूमि नहीं, मजदूरी करते हैं, भूमिहीन है, उनको दास कड़ैसियार और अदमई दोनों कहते थे, दास कड़ैसियार और अदमई। ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से में, अपने भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, और यानी कि यह पद आनुवंशिक था। एक ही मतलब परिवार के लोग बने रहते हैं। आनुवंशिक था मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनकी भूमि पर कौन काम करते? दास और मजदूर। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे, और प्रभावशाली होने के कारण, इनके ज़्यादा भूमि होने के कारण इनको कर वसूलने का काम सौंप देते थे। ठीक है। और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ये न्यायाधीश का और पुलिस का भी काम कभी कभी करते थे। ठीक है। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो ग्राम भोजकों के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे ना, इनके अलावा वो क्या कहा जाता था? इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ठीक है। और इनमें दास कर्मकार आते थे और जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते हैं। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ये मत बोल देना यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। ऊपर जो ने वेल्लला देखा तुमने, उड़वार देखा तुमने, ऐसे पूछ देता है। ऐसे एक तमिलनाडु में एक वेष्टिकर होता है। ठीक है। और उत्तर भारत में विष्टि होता है, और वहाँ पर वेट्टी होता है, और वहाँ पे विष्टि होता है उत्तर भारत में, और वहाँ पे वेट्टी होता है। तो ये जबरन कर लिए जाने वाला होता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ऐसे और भी ये सब देखना पड़ता है क्योंकि ये सब पूछ लेता है आगे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या हैं? तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो प्राचीन रचनाएं हैं ना तमिल की, उनको संगम साहित्य कहते हैं। और इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई देखो मानचित्र 7 पृष्ठ 89 के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है। तो ये संगम किस लिए कहा है? मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, और गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है। सिक्के, उससे पहले आहत सिक्कों के बारे में पढ़ते, फिर आहत सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। किस युग के? इस युग के सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन सिक्के थे? आहत सिक्के थे, और जो करीब 500 साल चले। तो आहत सिक्के कितने सौ साल चले? 500 साल चले। और इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते थे। आहत का मतलब चोड़ दे करके बनाया जाता था, तोड़ करके। ठीक है। तो देख लो आहत सिक्के सामान्यतया आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। तो कैसे होते थे? आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल भी होते थे। और ये या तो धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ठीक है। या तो धातु की चादर को काटकर बनाए जाते थे या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, और इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते और ईसा की आरंभिक सदियों तक
ये प्रचलन में रहे। ठीक है, में के अन्य साधन। ठीक है, तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो और खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं और वे किस तरह यात्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ बता दूँ थोड़ा सा। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे, खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे नमक, है ना, जा रहे हैं, और नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते और चांदनी सी सफ़ेद रेत पर, ठीक है, परिवार को समेटे और कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर जो है वो अनेक गतिविधियों के केंद्र हैं और अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, तो अनेक गतिविधियों के कारण ये नगर महत्वपूर्ण होते थे। जैसे कि ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यातायात और व्यापार दोनों के मुख्य रास्तों पर स्थित था और इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहला रास्ता उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, जाने वाला था। और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे और आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है, तो क्या थे? मंदिर थे, इनके अनेक मंदिर थे यहाँ पर, और आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन भी जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। तो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र कौन था? मथुरा था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी? 2000 साल पहले तो मथुरा बनी। इसके बाद में तुम आगे पढ़ोगे, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जैसे बोला मंदिर बहुत सारे थे, और यहाँ बौद्ध विहार अभी भी है ना मथुरा, और बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ बौद्ध विहार भी हैं और जैन मंदिर भी हैं, और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अभी भी है। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। तो मथुरा में प्रस्तर खंडों पर और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो ये क्या है? संक्षिप्त उल्लेख है। ठीक है, और ये जो अभिलेख हैं ये स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी और व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। तो कौन कौन दान करता था? तो राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। तो जो अभिलेख है ना मथुरा के, वहाँ पर इन सभी का उल्लेख मिलता है। सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, मथुरा के लोग व्यवसायों की एक सूची बनाओ और एक ऐसे व्यवसाय के नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं थे। तो बनाइए इसको सूची, तुम खुद बनाओ, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो शिल्प तथा शिल्पकार। तो पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं और इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, तो पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं और इनमें, तो पूरा स्थल तो जानते हो भाई, पुराने स्थल जो हैं वहाँ से शिल्पों के नमूने मिले हैं। शिल्प मतलब पत्थरों में जो मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं उनके, और इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं। तो इनमें बहुत ही पतले मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। इसको इसीलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तरी काले चमकीले पात्र किसे कहा जाता है? तो जो पुरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं, वहाँ पर मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, उन्हें कहा जाता है उत्तरी काली चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। और ये कहाँ पर मिले हैं?
तो ये मिले हैं ज़्यादा उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये ध्यान रखना है कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि जैसे विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो है बहुत महत्वपूर्ण था। और उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध क्या थे? उत्तर में वाराणसी था और दक्षिण में मदुरई था, ठीक है। और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। तो अनेक जो व्यापारी थे, शिल्पकार थे, वो अपने अपने संघ बनाने लग गए थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो संघ को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे, ठीक है, ध्यान रखना। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना था और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी, ठीक है। व्यापारियों की श्रेणियाँ क्या करती थी? व्यापार का संचालन करती थी। और श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम भी करती थी, ठीक है। और जहाँ लोग पैसा जमा करते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, ठीक है। किसके लिए? लाभ के लिए किया जाता था इस धन का उपयोग, और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, ठीक है। तो उससे जो मिला लाभ होता था उसका कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, ठीक है। तो देख लो, उत्तरी काले चमके पात्र, ये चमकीले पात्र, तो NBPW ऐसे तुमको दे देगा, तो चौंकना मत, उत्तरी काले चमकीले पात्र ही बता रहा है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं, ठीक है। और इससे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च ताप पर रखते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, और तो जो इस बर्तन को शीशे और जैसे चमक प्रदान करता था। तो ये पढ़ लीजिए, मैंने बता दिया तुमको। कुम्हार उसको भट्टे पर पकाता था और बाहर से काले हो जाते थे, और इस पर एक लेप लगाता था, ठीक है, कुम्हार, जो शीशे जैसे चमकने लगते थे, ठीक है। आगे तो सूत कातने और बुनने के नियम, तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, और इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत कताई और बुनाई की जाती थी। तो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं और भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जा सकता है इसमें सूत कातने में, ठीक है। और इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। उनके काम के अनुसार दिया जाता था, उनकी गुणवत्ता के अनुसार दिया जाता था धन, पैसा, ठीक है। और जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं। जिन स्त्रियों को बाहर निकलने की मतलब अनुमति नहीं थी ना, वो अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। जो कारखाने तक महिलाएं जा सकती थी ना, तो उनको तड़के ही वो माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, ठीक है, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय मात को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है, और अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है, जहाँ पे वो कारखाने में जाते थे लेने के लिए, तो रोशनी रहती थी। और अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है, निरीक्षक जो होता था वहाँ पर, वो औरत की तरफ देखता था तो इधर उधर की बातें करता था यदि, तो उसे सज़ा भी मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उसका अंगूठा भी काटा जाता है यदि महिला अच्छे से काम नहीं करती थी, हेर फेर करती थी, तो ठीक है। अब आगे देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण और अरिका मेडू। सूक्ष्म निरीक्षण किसका करना है? अरिका मेडू का।
तो मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। तो अरिकामेडु कहाँ है? पुदुचेरी में है, ठीक है। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। तो कितने से कितने में पत्तन था ये? तो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। तो अरिकामेडु एक पत्तन था, ठीक है, 2200 से 1900 साल पहले, और यहाँ पर दूर दूर से जहाज़ सामान उतारते थे, ठीक है। और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, यहाँ पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, और जो संभवतः गोदाम रहा हो या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिले हैं? एम्फोरा जैसे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो क्या मिले हैं यहाँ पर? एम्फोरा जैसे पात्र। और कहाँ पर पाए जाने वाले? तो भूमध्य क्षेत्र के, ठीक है। तो इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। तो कैसे पदार्थ एम्फोरा पात्रों में रखा जा सकता था? शराब और तेल जैसे पदार्थ, तरल पदार्थ। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहरें लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? अरिकामेडु से। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर, इटली में एक शहर है, वहाँ के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। और इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो कैसे बनाया जाता था? तो मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था, ठीक है। इसको कोने में लगा देख लेते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, और प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। पहले तमिल के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिजाइन रोम का था परंतु यहीं पर बनाए जाते। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं। और यहाँ रोमन लैंप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। यहाँ पर रोमन लैंप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। और भी क्या मिले हैं? अरिकामेडु में ही सब मिले हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या क्या मिले हैं। रोमन लैंप शीशे के बर्तन, रत्न सब मिले अरिकामेडु में। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, ठीक है। और जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, ठीक है, पात्र रहे होंगे कपड़े रंगाई के, छोटे छोटे कुंड। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से और क्या मिला है? बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण है कि बेरीगाजा बरुच का यूनानी नाम की कहानी है। तो बरुच का एक यूनानी नाम है, कौन? बेरीगाजा की कहानी है। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। किसके लिए? बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए। किन के लिए? समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में, ठीक है। तो राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की ही यहाँ जहाज़ ला सकते थे, जो अनुभवी, जो चला सकें नाव को। तो बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, ठीक है। और हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियस, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, ये सभी चीज़ें, ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, और इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये सभी चीज़ें आती थी, ठीक है। अब देखिए व्यापार और व्यापारी। तो तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है, और ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो चमकीले बर्तन है ना, ठीक है, कटोरियाँ, थालियाँ वगैरह, ये सब यहाँ पर पहुँचे कैसे? तो जो व्यापारी वो अलग अलग जगहों पर ये ले जाकर के बेचते होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
दक्षिण भारत किसके लिए? सोना के लिए, मसाले के लिए, खासकर काली मिर्च और तथा पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था भारत का या दक्षिण भारत का, ठीक है। अब देखिए ये व्यापार से जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं और नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, ठीक है, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, ठीक है, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये सभी चीज़ें क्या क्या लाए गए हैं, पुहान पत्तन पर आए हैं, ये सब चीज़ें बताए गए हैं इस कविता में, ठीक है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। तो बोल रहे हैं कि व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोज डाले और इनमें जो समुद्र के किनारे चलते थे कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे, ठीक है। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जो नाविक थे ना, तो वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठा करके जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर देते थे, ठीक है। और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। और वे कहाँ पहुंचना चाहते थे? अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, ठीक है। तो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो लंबी यात्रा करना है तो भाई मजबूत, यदि नावों का यदि निर्माण नहीं करेंगे तो बीच में ही टूट गई, डूब गई, कुछ भी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। फिर आगे देखिए, समुद्र तटों से लगे राज्य, समुद्र तट से लगे राज्य। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है और इनमें बहुत से पहाड़, पठार और इन नदी के मैदान हैं, ठीक है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। क्या बोल रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप में भारत के दक्षिण के भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है एक, और इनमें बहुत से पहाड़ और पठार और नदी के मैदान भी हैं। और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। किसका मैदान? कावेरी का। और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई, सरदारों और राजाओं के पास, ठीक है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में किसकी? मूवेंदार की चर्चा मिलती है और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया, ठीक है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। किसके लिए? 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है, चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, इन 3 परिवार के शासकों के लिए क्या प्रयोग किया गया? मूवेंदार, ठीक है। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो 2300 साल पहले ये चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे और इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। और इन तीनों मुखियाओं के 2-2 अपने सत्ता केंद्र थे और इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय हिस्से में था और एक अंदरूनी हिस्से में था, ठीक है, दूसरा। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्र थे क्योंकि 3 थे राज्य और 2-2 थे सभी के, तो 6 हो गए। 6 में से 2 महत्वपूर्ण थे, ठीक है। एक चोलों का पत्तन पुहार था, एक चोलों का पत्तन, किसका पत्तन? चोलों का पत्तन पुहार तथा कावेरी पत्तनम। चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई।
तो कावेरी का पत्तन पुहार या फिर कावेरी पत्तनम बोलें, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये दोनों महत्वपूर्ण थे। ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कर की बजाय ये मुखिया दूसरों से किसकी निमित्त कर ना लेकर के वो उपहारों की मांग करते थे। ठीक है। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। और इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। और अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। कविताएं लिखी हैं और उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। कौन? राजा लोग। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद में फिर पश्चिम भारत में किसका प्रभाव बढ़ गया? तो सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। यदि पूछ ले कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का पता किससे पता चलता है? तो उनकी माँ कौन? बलश्री के द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और अन्य जो सातवाहन थे ना शासक, उनको दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। इसका सामान्य अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। कहाँ पर अपनी सेना भेजी सातकर्णी ने? तो पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर भेजी। अब आगे देखिए, रेशम मार्ग और कुषाण ये देख लेते। रेशम मार्ग देख लेते, कुषाण देख लेते, इसके बाद में हमारे ये समाप्त होगा चैप्टर। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कहाँ पर? रेशम मार्ग और कुषाण, रेशम मार्ग पर। ठीक है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, और क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। रेशम मार्ग पर, ठीक है, कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। ठीक है। तो ये शासक जो हैं व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर यदि पूछ ले कि नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाणों का। कहाँ पर? 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। किसके? कुषाणों के। पेशावर और मथुरा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। पेशावर और मथुरा जो है ये दोनों मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। किसके? कुषाणों के। और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। और किनके शासन पर? मध्य एक शाखा जो है वो सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, तो कुषाणों की। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो फिर यहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता था रेशम को? तो जहाज़ों द्वारा रेशम को पश्चिम की ओर से रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो आज हमने 2 चैप्टर पूरे किए हैं। तीसरा 2 किए हैं, मतलब 7वां 8वां 9वां 10वां रह गया, उसको बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम हो गया इसलिए अब और नहीं। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनिए हेडफोन लगा करके जो मैं बोल रहा हूँ, सुनने से ही बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। और पेपर में तुम हूबहू वहाँ पर टिक करके आओगे, गोला भर करके आओगे, जो OMR सीट होती है। ठीक है। तो ठीक है, जो नए हैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पुराने हैं तो लाइक करिए।
और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। सबके पास बुक नहीं होती, पुस्तक नहीं होती है, तो ये जो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ तुमको तो बहुत अच्छी बात है। इसको तुम यदि क्लास में बैठे हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें भी हो, ठीक है, अपने क्लास में बैठ करके बढ़िया है ब्लूटूथ लगा लिया, ईयरबड्स, और सुनते रहे, ठीक है, मज़े में। और सुनते सुनते आपको बहुत याद हो जाएगा, बार बार रिवीजन करते रहो, सुनते रहो, हो जाएगा। टाइम है यदि आपके पास में तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद, बाय बाय।